आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, ये जो समय चल रहा है ये दरअसल हम सब की संवेदनाओं की परीक्षा का समय है और इस वक्त हम सब कहीं ना कहीं इम्तिहान दे रहे हैं। इसमें सरकारें भी इम्तिहान दे रही हैं, प्रशासन के भी इम्तिहान का समय है और साथ ही साथ आम जनता के भी इम्तिहान का समय है। संवेदनाओं की, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की और अनुशासन के साथ रहने की, इसकी ये 3 मानदंड है। लेकिन कहीं ना कहीं आज इस वीडियो में जिस खबर के साथ मैं आपके सामने आया हूं, जिस खबर के बारे में आज आपके सामने मैं चर्चा करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, यह खबर आपको इस बारे में सोचने पर विवश कर देगी कि आखिर हमारे देश की व्यवस्थाएं किस प्रकार की है। और यहां जिन सरकारों को आप चुनते हैं वो सरकारें आपके आंसू पोंछने का कार्य नहीं बल्कि दुख को और भी ज्यादा बढ़ाने का कार्य करती है। वो कहते हैं ना कि अगर आप गम को कम ना कर सको तो कम से कम इसे बढ़ाओ तो नहीं। लेकिन हमारी सरकारों के भीतर जो उनकी संवेदनाएं हैं या जो उनके एक प्रकार से सरोकार है जनता के साथ, वो समाप्त हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ औपचारिकताएं ही निभाई जाती हैं और इसमें ना सिर्फ सरकार का दोष है बल्कि इसमें दोष है उस प्रशासन का भी जो सरकारों को रिपोर्ट करता है। और लाल फीताशाही की जट में फंसा वो प्रशासन भी किस प्रकार से रिपोर्ट करता है आज आपको बताऊंगा दोस्तों। हालांकि इस मामले को मैं शुरू करूं लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल जब यह मामला तूल पकड़ता हुआ दिखा, लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी चर्चा होने लगी, मीडिया की कवरेज इसको मिलने लगी, अखबारों में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हर जगह इसकी चर्चा होने लगी, तो फिर उत्तर प्रदेश की सरकार जागी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, या यूं कहिए कि उनकी सरकार के जो अपर सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं पंचायती राज के और मुख्य सचिव हैं, इन्होंने चुनाव आयोग से अब इस बारे में बोला है कि आप जो गाइडलाइंस है उसमें परिवर्तन कीजिए, उसमें संशोधन कीजिए और फिर उसमें कुछ चीजों को जोड़िए। क्या जोड़िए ये मैं आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन अब आप ये समझिए कि जब इस मामले ने तूल पकड़ा, जब इसकी चर्चाएं होना शुरू हुई, तो उसके बाद सरकार को भी थोड़ी शर्म आई और उसके बाद उन्होंने आदेश दिया अपने जो अपर सचिव हैं और मुख्य सचिव हैं कि आप जाकर दरअसल संशोधन की मांग के लिए एक पत्र लिखिए चुनाव आयोग के सामने। अब आपको दोस्तों इस पूरे विषय के बारे में बताना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ, इसने एक पत्र जारी किया या पत्र लिखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब को और उसमें यह कहा गया कि जो पंचायती चुनाव हुए थे अभी उत्तर प्रदेश में, जिसके नतीजे 2 मई को आए, अप्रैल के महीने में ये पूरे आयोजित किए गए थे, और उसके बाद ये जो खत लिखा, दरअसल इस खत में लिखा गया 16 मई को ये लिखा गया था और उसमें लिखा गया कि 1621 शिक्षकों की, इसी के साथ साथ इसमें अनुदेशक भी थे, इसमें शिक्षा मित्र भी थे और अन्य विभागीय कर्मचारियों की मौत हुई है। यह पत्र लिखा गया उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ की ओर से और इसमें जो विस्तार से बातें मैं आपको अगर संख्या के अनुसार बताऊं तो इसमें पत्र में लिखा गया कि 1332 शिक्षक हैं, 209 शिक्षा मित्र हैं, 25 अनुदेशक हैं, 5 बीईओ हैं और 15 क्लर्क हैं जिनकी मौत हुई है पंचायती चुनाव के दौरान ड्यूटी करते समय या ड्यूटी करने के बाद जब वो अपने अपने घरों की तरफ लौटे तो वहां पर उन्हें कोरोना का संक्रमण हो गया। किसी को खांसी के लक्षण थे, किसी को जुकाम सर्दी के लक्षण थे और किसी की मौत सांस में तकलीफ होने की वजह से हो गई। ये तो पत्र में लिखी हुई बात थी जो कि योगी सरकार को लिखी गई, योगी आदित्यनाथ जी को लिखी गई। लेकिन उसके बाद जो जवाब आया दोस्तों, ये जवाब इतना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जवाब साफ तौर पर दिखाता है कि किस प्रकार से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें चुनकर भेजा जाता है, जब वो सत्ता के पद पर बैठ जाते हैं तो उसके बाद किस प्रकार से उनका कोई सरोकार नहीं रहता और तब उन्हें कानून याद आता है, तब उन्हें नियमावली याद आती है। जहां पर एक और इस पत्र में इस बात का जिक्र किया गया कि 1621
शिक्षकों की, शिक्षा मित्रों के, अनुदेशकों की मौत हुई है, तो वहीं सरकार की ओर से जो कहा गया उसके बाद यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहां हम लोग रहते हैं। सरकार की ओर से दोस्तों यह कहा गया कि सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है। इसमें आप देखिए जमीन आसमान का अंतर है, कहां 1621 और कहां 3 शिक्षकों की मौत की पुष्टि कर रही है ये जो योगी सरकार के मंत्री हैं वो। और ये जो है दरअसल इनका मैं आपको जिक्र अगर करूं, इनका नाम क्या है वो भी आप जान लीजिए। इनका नाम है, ये उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री है और इनका नाम है सतीश द्विवेदी। और ये कहते हैं कि हमें जो प्राप्त जानकारी है जो कि जिला अधिकारियों की ओर से मिली है, और इसमें वो प्रामाणिकता का भी जिक्र कर रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है और हम जल्द से जल्द इन्हें ही अनुग्रह राशि देने की और उस प्रक्रिया में निरंतरता के साथ प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं कि 1621 लोगों की मौत हो गई है, वो भ्रामक है और गलत है, उसका कोई आधार नहीं है, ये इन्होंने कहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि ना सिर्फ बेसिक शिक्षा मंत्री साहब ने ये कहा, बल्कि जो प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसचिव हैं उन्होंने भी ऐसी ही कुछ बातें कही दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये बातें क्या दिखाती हैं कि अगर चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोई शिक्षक वहां पर गया है और उसको कोरोना का संक्रमण हो जाता है और अगर उसकी मौत उस चुनाव की ड्यूटी के दौरान नहीं होती है, तो क्या उसे मुआवजा नहीं दिया जाएगा? क्या उसके परिवार को आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी? अनुग्रह राशि नहीं दी जाएगी? जिस शिक्षक की मौत हुई है उसे ये सरकारें एक आंकड़े के तौर पर देख रही हैं, जबकि एक एक शिक्षक की या किसी भी इंसान की जब मौत होती है तो वो एक कहानी होती है। अपने परिवार के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उसकी अपने परिवार की जिम्मेदारियां होती है। और ये जो जिन शिक्षकों की मौत हुई है दोस्तों, इनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने शायद अपना पहला वेतन भी नहीं लिया था। बहुत सारे ऐसे थे जिनकी पत्नी थी, जिनकी शादी हो चुकी थी। बहुत सारे ऐसे थे जिनके बच्चे थे। बहुत सारे ऐसे थे जिनके बुजुर्ग माता पिता थे और उनके अलावा उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। आज वो सब रो रहे हैं, तस्वीर दिखा दिखा कर रो रहे हैं। क्या प्रशासन, क्या शासन उनके आंसुओं को पोंछने की हिम्मत कर सकता है? क्या प्रशासन और शासन उनके दुख को कम कर सकता है? कम करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के बयान देकर आप उनके कष्ट, उनकी पीड़ा को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ये लोग जिन्होंने अपनों को खो दिया, कहीं ना कहीं वो किसकी तरफ देखेंगे अब? और ये जो लोग थे इनको कोरोना का संक्रमण नहीं था। इन्होंने पंचायती चुनाव के दौरान ड्यूटी दी, सेवा की, उस दौरान प्रशिक्षण लिया, जो बैलेट बॉक्स होता है उसको यहां से वहां पहुंचाया होगा। बहुत सारी चीजों में एक प्रकार से इन्होंने अपनी सेवाएं दी होंगी। मतगणना के दौरान भी ये लोग शामिल रहे होंगे। और ऐसे में अगर 1621 शिक्षकों की मौत हो जाती है तो सरकार की ओर से जवाब आता है कि सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा कि जिलेवार तरीके से भी कुछ जो शिक्षक संघ के द्वारा ये चिट्ठी लिखी गई है, पत्र लिखा गया, इसमें कुछ जिलों का जिक्र भी किया गया है। जिलेवार तरीके से बताया गया कि कहां कहां पर कितने शिक्षकों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा बताया गया दोस्तों इस पत्र में कि आजमगढ़ में 68 शिक्षकों की मौत हो गई। इसमें शिक्षक भी मौजूद है, शिक्षा मित्र भी, और अन्य जो विभाग के कर्मचारी हैं वो सब भी इसमें शामिल है। इसके अलावा गोरखपुर जिले में 50 लोगों की मौत हुई है, लखीमपुर में 47, गाजीपुर में 36, रायबरेली में 53, जौनपुर में 43, प्रयागराज में 46, बाराबंकी में 34, लखनऊ में 35, सीतापुर में 39 और उन्नाव में 34। इसके अलावा 23 ऐसे जिले हैं राज्य के भीतर उत्तर प्रदेश में जहां पर 25 से ज्यादा शिक्षकों की मौत हो गई है। और यहां पर सरकार क्या कहती है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी मैं बताना चाहूंगा कि आखिर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के मांग क्या है, क्योंकि उनकी मांग यह है कि जितने भी विभागीय कर्मचारियों की मौत हुई है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उन सबको 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए उनके परिजन को। और साथ ही साथ
जो भी उनके परिवार में योग्य सदस्य हो उसे एक नौकरी भी दी जाए। ये मांग की गई है और इस पर क्या इनका फैसला होता है योगी सरकार का, ये देखना होगा, क्योंकि अब मैं आपको उस फैसले के बारे में बताने जा रहा हूं या उस अपील के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। दरअसल योगी सरकार की ओर से चुनाव आयोग को यह खत लिखा गया है, यह पत्र लिखा गया है कि आप दरअसल अपने जो नियमावली है उसमें परिवर्तन कीजिए और उसमें उन तमाम लोगों को शामिल कीजिए जिनकी मौत चुनाव में ड्यूटी के दौरान हुई है या उसके बाद हुई है एक निश्चित अवधि के दौरान। लेकिन आपको दोस्तों ये सारी चीजें तो एक प्रकार से तब हुई जब इस मामले ने तूल पकड़ा, लेकिन अब आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ये नियमावली कहती क्या है, क्योंकि इस नियमावली को समझना होगा और इसमें आपको ये दांवपेच भी समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमारे देश में ऐसे नियम बनाए जाते हैं कि आम आदमी उसके सामने दम तोड़ देता है और इतने पुराने होते हैं वो नियम कि उसमें कभी भी वर्तमान की परिस्थितियों का जिक्र ही नहीं होता है। और ये जो नियमावली मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्या वो नियम है, ये सुनकर भी आपको आश्चर्य हो जाएगा। दरअसल दोस्तों ये नियम ये कहते हैं, इन गाइडलाइंस के अनुसार ये कहा गया है कि निर्वाचन अवधि की गणना या मतदान या फिर मतगणना संबंधी प्रशिक्षण और मतदान अथवा मतगणना कार्य हेतु कर्मचारी के निवास स्थान से ड्यूटी स्थल तक पहुंचने और ड्यूटी समाप्त कर उसके निवास स्थान तक पहुंचने की अवधि तक मान्य है। यानी इस अवधि में अगर किसी भी व्यक्ति की मौत होती है, किसी भी कारण से उसकी मौत होती है, तो उस मौत की दशा में अनुग्रह राशि अनुमान्य होगी जिसका निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। और इसी की तर्ज पर, इसी नियम की तर्ज पर विभाग का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग की उपरोक्त गाइडलाइन के अनुसार ही जिलाधिकारियों द्वारा राज्य के निर्वाचन आयोग को अभी तक सिर्फ 3 शिक्षकों की मृत्यु की प्रमाणित सूचना दी गई है। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों आपको मैंने गाइडलाइन बताया, यानी इसमें सिर्फ जब ड्यूटी पर जाया जाएगा और जब ड्यूटी की अवधि समाप्त हो जाएगी, अगर उस दरमियान किसी की भी मौत हो जाती है, किसी शिक्षक की या शिक्षा मित्र की, अनुदेशक की, तभी उसकी मौत को कंसीडर किया जाएगा या उसकी मौत के मुआवजा दिया जाए, उसे कंसीडर किया जाएगा। ये नियम है हमारे देश के, सोचिए आप। और कोविड जैसी बीमारी, कोविड जैसे संक्रमण में लक्षण तुरंत नहीं आते हैं, इसमें कुछ दिन लगते हैं। ये तो आधिकारिक तौर पर गाइडलाइंस हैं और ऐसे में इतना अमानवीय बयान दिया गया, सोचिए आप। और ये बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से दिया गया है यूपी के। शर्म आनी चाहिए, शर्मनाक है ये। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि दरअसल ये सारी बातें तो आपने समझ ली और वो आंकड़े भी मैंने आपको बताया कि पत्र में कितने 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 लोगों की मौत का जिक्र उन्होंने किया। लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव की ओर से भी ये बात कही गई है कि कम से कम 200 शिक्षा मित्रों की, 107 अनुदेशकों की, 100 से ज्यादा रसोइयों की भी मौत हो चुकी है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कुछ पुलिस कर्मियों की भी मौत हुई है, या तो उनको संक्रमण वहीं मिल गया और उसमें उनके लक्षण बाद में आने लगे, क्योंकि ये संक्रमण है, ये कोई हार्ट अटैक नहीं है कि अचानक से आ गया। ये आपने वायरस जब ड्यूटी करने गए, क्योंकि सबने देखा कि किस प्रकार से पंचायती चुनाव के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और जब मीडिया का कैमरा ऑन होता था उसके बाद सभी लोग हरकत में आते थे। लोग तो हरकत में नहीं आते थे, लेकिन प्रशासन के लोग हरकत में आते थे और उसी समय सैनिटाइजर भी निकल जाता था। उसी समय सबको एक प्रकार से कतारों में जाकर ये समझाते हुए दिखते थे कि आप मास्क चढ़ाइए। यानी सारी की सारी नियमों का पालन तभी किया जाता था जब कैमरे की नजर उन पर पड़ती थी, और जब कैमरा हट जाता था तब वो सारी की सारी चीजें अपनी वापस सामान्य स्थिति पर लौट आती थी। सबने देखा कि किस प्रकार से मतगणना वाले दिन जश्न मनाया गया। सबने देखा कि पंचायती चुनाव के दौरान जो हुड़दंग हुआ उसके बाद से ही प्रदेश के गांवों में संक्रमण की आमद हुई और आज राज्य के बहुत सारे गांव ऐसे हैं। योगी सरकार के बगौल अगर मैं आपको बताऊं तो उनका कहना है कि 28,000 गांवों में संक्रमण पहुंचा है। 28,000 दोस्तों। और ये वो गांव है यूपी के जहां पर सुविधाएं मौजूद नहीं है, जहां पर प्राथमिक शिक्षा केंद्र किसी ऐतिहासिक धरोहर से कम नहीं लगते। सोचिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच पड़ताल की जाए और जितने भी लोग हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई नहीं है, अब उनका देखने वाला कोई नहीं है। किसी ने अपने बेटा, किसी ने अपनी बेटी, किसी ने अपने पति, किसी ने अपनी पत्नी, किसी ने अपने पिता को खो दिया, मां को खो दिया।
सरकार को संवेदनाएं रखनी चाहिए और शीघ्र अतिशीघ्र इनके दुख को कम करने की ओर कदम उठाने चाहिए। और जाते जाते दोस्तों एक बात का जिक्र मैं और करना चाहूंगा। ये तो मैंने आपको उत्तर प्रदेश का ये एक इस खबर के बारे में बताया कि यहां पर देखिए इतनी दुखद चीज हुई है कि यहां पर अचानक से नाम ही गायब कर दिया गया और सिर्फ 3 पर आ गया। लेकिन आपको मैं बिहार लेकर चलना चाहूंगा। और बिहार के दरभंगा में जो डीएमसीएच अस्पताल है, जहां पर पप्पू यादव भी, जो जन अधिकार पार्टी के जो अध्यक्ष है, प्रमुख है, वो भी भर्ती हैं, उसी अस्पताल में एक महिला की मौत हो जाती है। और जब महिला की मौत हो जाती है तो वो तड़प तड़प कर उनकी मौत होती है। और अगर मैं आपको बताऊं तो जो उसका पुत्र है, इस महिला का जो पुत्र है, वो गिड़गिड़ाता है। वहां पर जो अधिकारी मौजूद होते हैं चिकित्सा के, उनके सामने कहता है कि आप मेरी मां को ऑक्सीजन का सिलेंडर दिलवा दीजिए। और आपको पता है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर के नाम पर काफी मिन्नतें करने के बाद क्या किया जाता है? एक खाली सिलेंडर लगा दिया जाता है और इसके बाद जो ये व्यक्ति है, इनकी मां की मौत हो जाती है। ये हाल है इस देश में। ऑक्सीजन की कमी से एक मां तड़प तड़प कर मर जाती है इस देश में। और इस बेटे को न्याय कौन देगा? ये बेटा भी, और इसी के साथ साथ हमारे देश में वो तमाम लोग जो सिस्टम की और सरकार की गलतियों के कारण सिर्फ सफर कर रहे हैं, जो लगातार कालाबाजारी का शिकार है, ब्लैक में दवाइयां खरीद रहे हैं, जो प्रशासन के सामने झुक चुके हैं, जो सरकारों के सामने मिन्नतें कर रहे हैं, जो ये देख रहे हैं कि क्या हमारी सरकारों ने हमारे लिए इंतजाम किया, जो कभी हमारे दरवाजों पर आकर वोट मांगते थे, उन सबको न्याय कब मिलेगा? इस समय मानवाधिकार का उल्लंघन चरम पर है, चरम पर है। और हर किसी को न्याय चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।